नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं लोकतंत्र, मैं हूं प्रीति। बिहार में तीसरे और चौथे दौर के लिए चुनाव प्रचार जोर पकड़ रहा है। एक बार फिर विकास का मुद्दा अब चर्चा के केंद्र में आ गया है। बिहार के विकास के लिए महागठबंधन और एनडीए अपने अपने मॉडल को बेहतर बता रहे हैं, तो विकास के बहाने एक दूसरे को घेरने की कवायद भी हो रही है। चुनावी समर में आज वित्त मंत्री अरुण जेटली समेत कई केंद्रीय मंत्री एनडीए के लिए प्रचार करते नजर आएंगे, तो महागठबंधन के लिए नीतीश और लालू भी अपनी जनसभाओं में हुंकार भरेंगे। बिहार के सियासी समर से जुड़ी हर हलचल के साथ हम आपको बुनियादी समस्याओं और मुद्दों से भी रूबरू करवाएंगे। आइए लोकतंत्र की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। नीतीश कुमार ने गुजरात विकास मॉडल को किया खारिज। बीजेपी से पूछा, क्या हरियाणा में है मंगल राज? केंद्र सरकार के कामकाज पर उठाए सवाल। बीजेपी का नीतीश पर पलटवार, जंगल राज पर फिर उठाए सवाल। शाहनवाज ने कहा, महागठबंधन के पास है मुद्दों की कमी। तीसरे दौर के लिए प्रचार चरम पर, वित्त मंत्री अरुण जेटली की आज कई जनसभाएं। नीतीश लालू भी भरेंगे हुंकार। भोजपुर की जनता को विकास की आस, बुनियादी सुविधाओं की कमी बना चुनाव में बड़ा मुद्दा। बिहार के चुनावी समर में एक बार फिर विकास का मुद्दा लौट रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी चुनावी सभा में गुजरात के विकास मॉडल की बात कहकर चुनावी फिजा में विकास का फिर रंग घोलने की कोशिश की है। उधर बीजेपी भी बिहार में जंगल राज की बात दोहरा रही है। बिहार चुनाव में एक बार फिर विकास की हवा तेज हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुजरात के विकास मॉडल की बात कहकर चुनावी समर में इसे मुख्य मुद्दा बना दिया है। नीतीश कुमार ने सारण में कल एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जिस गुजरात मॉडल की चर्चा होती है, दरअसल वो विकास का मॉडल है ही नहीं। उन्होंने कहा कि गुजरात में महिलाएं सबसे ज्यादा कुपोषण के शिकार हैं और उनका विकास वो गुजरात मॉडल की दुहाई देते हैं। और गुजरात की स्थिति यह है कि वहां की महिलाएं कुपोषण की शिकार हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने जंगल राज के सवाल पर बीजेपी से ही सवाल किया। उन्होंने पूछा है कि क्या हरियाणा में मंगल राज है? दलित बच्चे को जिंदा जला दिया गया। बिहार में है जंगल राज, हरियाणा में दलित बच्चे को जिंदा जला दिया गया, वो है मंगल राज। बीजेपी भी बिहार में जंगल राज की बात दोहरा रही है। सुशील मोदी ने ट्विटर के जरिए लालू और नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि नीतीश और लालू के साथ आने के बाद से बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ गया है। लालू जी नीतीश जी के पास मुद्दों का अकाल है। हैं ये बिहारी नेता, लेकिन इनको बिहारी मुद्दे नहीं, बाहरी मुद्दे ही ज्यादा पसंद आते हैं। जवाब बिहार के लोग मांग रहे हैं। बिहार की 11 करोड़ जनता लालू जी और नीतीश जी से जवाब मांग रही है। उन सवालों का जवाब दीजिए, न कि हरियाणा और पंजाब के मुद्दे पर बात कर रहे हैं। बिहार चुनाव में मुद्दों को लेकर राजनीति चरम पर है। पार्टियां मुद्दों को बड़ा करने और जनता को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार ने महागठबंधन के नेता नीतीश कुमार और लालू प्रसाद पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बिहार में जंगल राज है और इस जंगल राज को सिर्फ एनडीए की सरकार ही खत्म कर सकती है। आज के दिन में बिहार के विकास के लिए, सुशासन के लिए बद्धता चाहिए, मेहनत चाहिए, और वो केवल मात्र नरेंद्र मोदी नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी और एनडीए दे सकती है। बिहार चुनाव के तीसरे और चौथे दौर के लिए प्रचार आज चरम पर रहेगा। सभी पार्टियों के दिग्गज आज प्रचार के मैदान में उतर रहे हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली आज एनडीए उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगे। पटना में बुद्धिजीवियों को संबोधित करने के अलावा वित्त मंत्री आज शाम पटना में कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे। कई केंद्रीय मंत्रियों की जनसभाओं और रैलियों के भी आज कार्यक्रम हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास भी पटना सिटी, रक्सौल, पीपरा, परिहार और मैहना में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव भी आज तीसरे और चौथे दौर के लिए धुआंधार प्रचार करेंगे। नीतीश कुमार सिकटा, चनपटिया, रामनगर, बगहा, लालगंज, गोविंदगंज, दीघा और बांकीपुर में जनसभाओं को संबोधित करेंगे।
आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की भी कई जनसभाओं के कार्यक्रम हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से बिहार में तीसरे और चौथे दौर के लिए चुनाव के लिए प्रचार करेंगे। प्रधानमंत्री रविवार को छपरा जिले के मढ़ौरा, हाजीपुर, नालंदा और पटना में 4 रैलियों को संबोधित करेंगे। इसके बाद 26 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव के तीसरे दौर के प्रचार के आखिरी दिन प्रधानमंत्री बक्सर और सीवान में रैलियों को संबोधित करेंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी तीसरे दौर के मतदान से पहले बिहार में 3 रैलियां करेंगे। 26 अक्टूबर को कांग्रेस उपाध्यक्ष पश्चिमी चंपारण जिले में 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। सीतामढ़ी में इसी दिन वो एक और रैली करेंगे। आपको बता दें कि बिहार में 6 जिलों की 50 सीटों पर 28 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। और पटना से डॉक्टर शकील हमारे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, उनका हम रुख करेंगे। डॉक्टर शकील, शुक्रिया राज्यसभा टीवी से बात करने के लिए। बिहार चुनाव में जिताऊ मुद्दा क्या है, ये बड़े बड़े राजनीतिक पंडित भी नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन इस बीच विकास की बात, विकास के मुद्दे को फिर से पटरी पर लाना, उसकी बात होना, इस किस तरह का संकेत देख रहे हैं इसको आप? दरअसल जब चुनाव की शुरुआत हुई थी, कैंपेन की, जब चुनाव प्रचार की, तो दोनों गठबंधन अपने अपने ढंग से अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को नर्स करने के लिए वैसी बातें उठा रहे थे जिनका विकास से लेना देना नहीं था। तो महागठबंधन जो है वो लालू जी और नीतीश जी का वो रिजर्वेशन को मुद्दा बना रहा था। दूसरी तरफ एनडीए वो भी एक तरफ जाति की बात कर रहा था तो दूसरी तरफ बीफ जैसे मुद्दे की बात कर रहा था। तो ये दोनों मुद्दे जब 2 राउंड का चुनाव हुआ, हाँ। तो 2 राउंड के चुनाव होने में ये ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि जो मतदाता है उनका रुझान एनडीए के तरफ थोड़ा घटा है। तो अब एनडीए वापस, चूंकि वो जो गेम है जातीय आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का जो गेम है, उस आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के गेम में एनडीए को लगा कि वो सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। उनके बड़े नेताओं के बयान रिजर्वेशन के खिलाफ आ गए, उनके हाल के नेताओं के बयान हरिजनों को अपमानित करने वाले आ गए। तो ये सारी चीजें जो हो रही हैं, तो उनको लगा कि विकास को एक फिर से एजेंडा बनाने की कोशिश की जाए। लेकिन जहां एक तरफ वो विकास को एजेंडा बनाने की कोशिश करते हैं एनडीए के लोग, आप उनको देखें, उनके नेता ये बोलते थकते नहीं हैं कि प्रधानमंत्री जो इस देश का है वो अति पिछड़ा जाति का है। आप अमित शाह जी की तकरीरें और दूसरे केंद्रीय नेताओं की तकरीरें, इसलिए वो बार बार इस बात को समझ रहे हैं। हम देख रहे हैं आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार चल रहा है, कोई मौका किसी के खिलाफ कोई भी दल नहीं छोड़ना चाह रहा है। डॉक्टर शकील, इस बीच अगर हम खास तौर से सिर्फ तीसरे दौर की बात करें, आप क्या मानते हैं? 50 में से 35 सीटों के लगभग बीजेपी ही चुनाव लड़ रही है। हम देख रहे हैं लोक जनशक्ति पार्टी के पास जितनी सीटें उसमें से 10 सीटों पर उसकी साख दांव पर लगी है। सीधा मुकाबला आरजेडी से माना जा रहा है। तीसरे दौर को आप किस तरह से समझ रहे हैं और किस तरह के समीकरण देख रहे हैं? देखिए, तीसरा दौर एनडीए अलायंस के लिए बेस्ट बेट होना चाहिए। हाँ। क्योंकि तीसरा दौर वो दौर है जहां एनडीए की मौजूदगी पहले से भी मजबूत रही है, चाहे वो 2010 का चुनाव रहा हो असेंबली का, जहां भाजपा ने सीटें जीती थी। हाँ। और खास करके 2014 का जो पार्लियामेंट्री चुनाव हुआ था, उसमें भी बड़े पैमाने पर एनडीए के को बढ़त मिली थी और उन्होंने सीटें जीती थी। फिर तीसरे दौर में कुछ बड़े शहर भी वोट के लिए जा रहे हैं और शहरी क्षेत्र भी भाजपा का गढ़ माना जाता है। हाँ। उसमें इस बिहार की राजधानी पटना की भी 3 सीटें शामिल हैं। तो वो पूरी कोशिश करेंगे कि वो अपने फायदे को ज्यादा से ज्यादा तीसरे दौर में ले उठा पाए, क्योंकि 5वां दौर जो होने वाला है खास तौर से, वो 5वां दौर उनके लिए कमजोर दौर होगा, जिसमें सीमांचल के जिले आएंगे और जहां के बड़ी आबादी मुसलमानों की और दूसरे अल्पसंख्यकों की है, तो वो वहां कमजोर पड़ेंगे। तो उनको अगर कंटेस्ट में बने रहना है तो उनके लिए तीसरा दौर काफी अहम है। जी डॉक्टर शकील, आप जुड़े हमारे साथ, अपनी राय बांटी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।
आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को तीसरे और चौथे दौर के लिए 8 रैलियों को संबोधित किया। उन्होंने विकास के नाम पर जनता से वोट मांगे तो वहीं केंद्र सरकार की जमकर आलोचना भी की। नीतीश कुमार ने गुजरात के विकास मॉडल को भी खारिज किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चुनावी प्रचार ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। इस कड़ी में शुक्रवार को नीतीश कुमार ने ताबड़तोड़ 8 जनसभाएं की, जिसमें तीसरे और चौथे दौर के मतदान वाले इलाके शुमार हैं। नीतीश कुमार ने केंद्रीय मंत्री वीके सिंह के बयान पर निशाना साधा और उन्हें असंवेदनशील करार दिया। जानते हैं केंद्र सरकार के मंत्री कितने संवेदनहीन हैं, संवेदन शून्य है। एक केंद्रीय मंत्री ने बयान दे दिया कि अगर कोई कुत्ता को ढेला मार देगा तो उसके लिए सरकार जवाबदेह थोड़ी है। नीतीश ने केंद्र सरकार के 17 महीने के कार्यकाल पर सवाल उठाए। उन्होंने गुजरात मॉडल की जमकर आलोचना की। मुख्यमंत्री का आरोप है कि गुजरात में महिलाएं कुपोषण का शिकार हैं। वहां खराब कानून व्यवस्था की वजह से पंचायत चुनाव तक नहीं हो पाए हैं। और गुजरात में कानून व्यवस्था का ये हाल है कि पंचायत का चुनाव। इसके साथ साथ उन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री के वायदों पर वार किया। काम किया नहीं, जो वादा किया 2014 में उसको पूरा नहीं किया। युवाओं को रोजगार देंगे, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा, किसी को रोजगार नहीं मिल रहा है। विशेष राज्य का दर्जा देंगे, भूल गए। काला धन लाएंगे बाहर से, अब बाहर से काला धन लाएंगे और हर गरीब को मुफ्त में 15 से 20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएंगे। नीतीश कुमार ने अपने कार्यकाल की उपलब्धियां गिनवाई और जनता से कई चुनावी वायदे भी किए। उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए छात्रों को 4 लाख रुपए का क्रेडिट देने की बात कही। 4 लाख रुपए का कार्ड हम उपलब्ध कराएंगे। वहीं केंद्र सरकार को विकास के मुद्दे पर बहस की चुनौती भी दे डाली। हम तो रोज इनसे कहते हैं विकास पर आइए बात कीजिए। नीतीश कुमार ने सारण के मांझी, मुजफ्फरपुर के मीनापुर और बरूराज, पूर्वी चंपारण के मधुबन और ढाका, जबकि पश्चिमी चंपारण के नौतन और बेतिया में चुनावी सभाएं की। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने कल कई जनसभाओं को संबोधित किया और इस मौके पर उन्होंने केंद्र सरकार के कामकाज की तीखी आलोचना की। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि एनडीए ने जनता से अच्छे दिनों का वादा किया था, लेकिन अब इस दावे की कलई खुल गई है। अच्छे दिन नहीं कहा था कि 26.5 लाख करोड़ रुपया हम चुरा कर रखे, हमें मोदी चुरा कर रखे, विदेश में ला के पैसा सब लोग के खाता में 15.5 लाख रुपया जमा कर रहे। बोला था कि नहीं बोला था कि 5 करोड़ नौजवानों को हर साल नौकरी हम देंगे। बोला था कि नहीं बोला था? तो नौकरी मिली। और वहीं बीजेपी भी चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। तीसरे और चौथे दौर के लिए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कई रैलियां की। वो वैशाली के हाजीपुर और मुजफ्फरपुर में जनता से मुखातिब हुए। उन्होंने विकास के नाम पर बीजेपी को वोट देने की अपील की तो विरोधियों पर जाति के नाम पर वोट मांगने का आरोप भी लगाया। हाजीपुर में तीसरे दौर में मतदान होना है, जबकि मुजफ्फरपुर में चौथे दौर में वोटिंग होगी। अगड़े पिछड़े का चुनाव है, मगर मैं कहता हूं अगड़े बिहार और पिछड़े बिहार के बीच में आपको चुनाव हो रहा है। आप बिहार को आगे ले जाना चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए, एनडीए की सरकार बनाइए। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने मोतिहारी जिले के कल्याणपुर और गोविंदगंज में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। दोनों मंत्रियों ने संबोधन में नीतीश कुमार की जमकर आलोचना की और उन्होंने केंद्र सरकार के कार्यकाल की उपलब्धियां भी गिनवाई। सुषमा स्वराज ने विदेश नीति की तारीफ की, वहीं कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने दाल के बढ़ते दामों के मुद्दे पर राज्य सरकार पर कई आरोप लगाए। पता नहीं कौन सा अहंकार जागृत हुआ नीतीश जी के मन में
कि उन्होंने ये ठान ली कि मैं नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री नहीं बनने दूंगा। आप क्या कर रहे हैं? आप काला बाजारियों से मिले हुए हैं। आपकी मजबूरी है कि आपके सभी मंत्री तो थैली लेते हैं। टेलीविजन पर पूरी दुनिया ने देखा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिहार में बदलाव की लहर का दावा किया है। शुक्रवार को शिवराज सिंह चौहान ने मुजफ्फरपुर में प्रचार किया। यहां प्रेस से मुखातिब होते हुए उन्होंने बिहार में विकास का मुद्दा उठाया। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बिहार की जनता बिजली की समस्या से जूझ रही है, किसानों को पर्याप्त बिजली नहीं मिलती। शिवराज सिंह चौहान ने दावा किया कि सिर्फ एनडीए ही बिहार का विकास कर सकता है। खेतों में बिजली के खंभे दिखाई नहीं पड़ते, बिजली आती कम जाती ज्यादा है। हवा का रुख विकास की तरफ है और विकास का मतलब है नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी, एनडीए। और यहाँ एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे नालंदा के सियासी समीकरण। कागज पर उतरी रेखाएं, नेता के माथे चिंताएं। ब्यूरोक्रेसी तनी तनी सी, पब्लिक लेकिन खिली खिली सी। लेता है सबकी वो खबर, धारदार है इसकी नजर। नहीं बोलता ये किरदार, लेकिन सब हैं खबरदार। पढ़ने वाले का जीते मन, सिर्फ एक है वही लक्ष्मण। देखिए विरासत में इस बार आर के लक्ष्मण का कार्टून संसार। Get live Rajya Sabha session. News, views, reports and analysis you can trust on social media. Subscribe, follow, like Rajya Sabha Television. बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता सुशील मोदी ने शुक्रवार को बक्सर में रोड शो किया। उन्होंने क्षेत्र के बीजेपी विधायक प्रदीप दुबे के लिए वोट मांगे। रोड शो के दौरान प्रदीप दुबे भी मौजूद थे। बाइक और कारों का काफिला शहर भर में घूमता रहा। हालांकि प्रशासनिक अनुमति की समय सीमा खत्म होने की वजह से सुशील मोदी शहर के सभी इलाकों तक नहीं पहुंच पाए। बक्सर में तीसरे दौर में मतदान होना है। तीसरे चरण के चुनाव से ठीक पहले जेडीयू को बड़ा झटका लगा है। नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री रहे और जेडीयू के वरिष्ठ नेता भीम सिंह बीजेपी में शामिल हो गए। भीम सिंह ने पटना बीजेपी कार्यालय में पार्टी की सदस्यता ली। इस मौके पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मंगल पांडे, अनंत कुमार, सुशील मोदी समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। भीम सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अहंकारी करार दिया। विशुद्ध पिछड़ावादी राजनीति के ही कारण राजनीति में आया हूं। भारतीय जनता पार्टी में आस्था प्रकट करते हुए अपने चुनाव प्रभारी श्री अनंत कुमार जी, श्री धर्मेंद्र प्रधान जी और हमारे साथी कर्मठ अध्यक्ष भाई श्री मंगल पांडे जी के समक्ष सदस्यता ग्रहण करता हूं। एक दौर में नालंदा दुनिया भर में मशहूर था। धीरे धीरे ये अपनी चमक खोता गया और धरोहर में तब्दील हो गया। आज ये बिहार के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शुमार है। लेकिन नालंदा की विरासत पर नजर रखने वालों को लगता है कि पर्यटन के लिहाज से जितनी जरूरत है यहाँ उतना काम हुआ नहीं। चुनावी मौसम में ये नालंदा के लिए बड़ा मुद्दा बना हुआ है। राजधानी पटना से 74 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है नालंदा। ये कभी बिहार की पहचान हुआ करता था। गुप्त काल में नालंदा में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। आज खंडहर में तब्दील हो चुके इस विश्वविद्यालय के अवशेष में ही लोग नालंदा का गौरव ढूंढते हैं। पर्यटन के लिए यहाँ पे सबसे पहले मूलभूत में उनके लिए कम्युनिकेशन जो है, सही लोकेशन देने के लिए टमटम, रिक्शा चालक, ये सब थोड़ा अपने आप को सुदृढ़ हो जाए और सही लोकेट करें। थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर को भी थोड़ा सा व्यवस्थित कर दिया जाए और पानी की व्यवस्था कर दें, जिससे कि पर्यटकों की यहाँ बढ़ावा हो जाएगी। नालंदा में पर्यटन की अकूत संभावनाएं हैं।
एक से एक प्राचीन धरोहर यहाँ बिखरे पड़े हैं, लेकिन ना तो उचित सुविधाएं बहाल की गई और ना ही ढंग से साफ सफाई का काम हो पाया। पूरे इलाके में पानी की कमी से लोगों को दो चार होना पड़ता है। यहाँ पे मुख्य पानी और बिजली की समस्या है। बिजली की समस्या तो कुछ हद तक निदान हो गई है, लेकिन पानी की समस्या अभी तक बरकरार है। ज़्यादा गंदगी का भरमार होता है, जिसके कारण पर्यटक लोग यहाँ आना पसंद नहीं करते हैं और रोजगार का साधन कम है यहाँ, इसलिए परेशानी होती है लोगों को। लोग पलायन कर रहे हैं यहाँ से। नालंदा जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं। 2010 में बीजेपी जेडीयू गठबंधन ने सभी सीटों पर जीत दर्ज की। एक पर बीजेपी और 6 सीटों पर जेडीयू ने परचम लहराया, लेकिन बदले समीकरण में इस बार दोनों पार्टियां आमने सामने हैं। बिहार शरीफ में जेडीयू के विधायक इस बार पाला बदलकर बीजेपी के टिकट पर मैदान में हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला होने के चलते नालंदा बिहार की राजनीति में महत्वपूर्ण जगह रखता है। लॉ एंड ऑर्डर जब तक सुधार नहीं होगा, जब तक पर्यटक नहीं आएंगे। बीच में सुधार हुआ था जब एनडीए की सरकार थी, लेकिन जैसे ही नीतीश जी ने साथ उनका छोड़ा, लॉ एंड ऑर्डर बहुत खराब हो गया। हमने काम पूरा किया है, बाकी नगर निगम में अगर थोड़ी बहुत कमी है गंदगी का तो वो अलग बात है, वो हमारा दायित्व नहीं बनता है। नालंदा में तीसरे दौर में मतदान होना है। नीतीश कुमार ने इस इलाके का लंबे समय से प्रतिनिधित्व किया है, लेकिन यहाँ की तकदीर बदलने में पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाए। नालंदा जिले में एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरें हैं, लेकिन जिले का पिछड़ापन यहाँ पर्यटन की असीम संभावनाओं को पनपने नहीं देता। पर्यटन बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा और अर्थव्यवस्था भी। कैमरामैन राज ठाकुर के साथ प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी, नालंदा। और बिहार के गोपालगंज जिले में बिजली की किल्लत को लेकर लोगों में काफी गुस्सा है। इसकी बड़ी वजह गोपालगंज की चीनी मिलों में गन्ने की खोई से बिजली का उत्पादन नहीं होना है। चीनी मिलों का रवैया और सरकार की बेरुखी इस बार गोपालगंज में बड़ा चुनावी मुद्दा बनता दिख रहा है। बिहार का गोपालगंज जिला गन्ने की भरपूर पैदावार के चलते गन्नांचल के नाम से जाना जाता है। गन्ने की खोई से बिजली उत्पादन भी होता है, लेकिन विडंबना ये है कि गोपालगंज की तीनों चीनी मिलों में पेराई तो हो रही है, लेकिन बिजली उत्पादन सिर्फ सिद्धवालिया चीनी मिल कर रही है। ऐसे में गोपालगंज के लोग इससे बनने वाली बिजली से महरूम हैं। चौथे चरण में होने वाले चुनाव में ये अब बड़ा मुद्दा बन गया है। किसान चीनी मिल को अपना गन्ना देता है और ये जो है बिजली उत्पादन करके और मोतिहारी बेतिया अन्य जगह भेजते हैं, लेकिन गोपालगंज जिला अंधेरा रहता है। इसी मुद्दे पर किसान अपने सवालों का जवाब इन नेताओं से मांगेंगे कि मेरे हक को मारने का अधिकार किसने दे दिया मिल मालिकों को। लेकिन चीनी मिल प्रबंधन गोपालगंज की तीनों चीनी मिलों के लिए आर्थिक सहायता की बात कह रहा है। सरकार इंसेंटिव पॉलिसी तो ला रखी है, और मेरा तो ये कहना है कि और चीनी मिलें भी अगर इसमें प्रयास करें तो बिजली पर्याप्त मात्रा में बिहार सरकार को मिल सकती है। उधर बिजली विभाग का कहना है कि अगर चीनी मिलें अपनी क्षमता का पूरा उपयोग करें तो गोपालगंज के साथ बिहार का भी अंधेरा दूर हो सकता है। अगर इसी तरह से और सब चीनी मिल में प्रोडक्शन होने लगे तो बाहर से हम लोगों को बिजली लेने का नौबत नहीं आवेगा। एक आंकड़े के मुताबिक बिहार की 11 चीनी मिलों में से 9 बिजली उत्पादन कर रही हैं, जिससे 50 मेगावाट बिजली उत्पादन होती है। लेकिन किसानों को गन्ने के बकाये के साथ साथ बिजली का भी लंबे समय से इंतजार है। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आश्वासन दिया था कि जिस इलाके की चीनी मिल में बिजली बनेगी वहां उसे सस्ते दर पर उसे मुहैया कराया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और भोजपुर जिले की सभी विधानसभा सीटों पर 28 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। इसे लेकर प्रचार चरम पर है। हर तरफ नारों और वादों की धूम है, लेकिन लोग विकास पर ही जोर दे रहे हैं। भोजपुर जिले के मुख्यालय आरा का इतिहास 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा है। महान क्रांतिकारी वीर कुंवर सिंह का ये कार्य क्षेत्र रहा है। गंगा और सोन की उपजाऊ घाटी में होने के कारण ये अनाज का प्रमुख व्यापारिक क्षेत्र है। आरा रेल मार्ग और सड़क से पटना और वाराणसी से सीधा जुड़ा है। राजधानी पटना से आरा की दूरी तो महज 55 किलोमीटर है, मगर आरा अब भी बिजली, सड़क, पानी, गंदगी,
शिक्षा और महिलाओं की सुरक्षा जैसी बुनियादी समस्याओं से दो चार है। सड़क, बिजली, पानी, सफाई यह मूल मुद्दा होगा। एक मुद्दा ही है, ये है वो है विकास। विकास के अलावा हम लोग को कुछ नहीं चाहिए। इन सब के बीच वीरों की धरती भोजपुर में चुनावी संग्राम चरम पर पहुंच चुका है। भोजपुर जिले में आरा, शाहपुर, अगियाओं, जगदीशपुर, बढ़हरा, तरारी और संदेश 7 विधानसभा सीटें हैं। इन पर 28 अक्टूबर को मतदान होना है। 7 सीटों पर 19,60,000 से ज्यादा मतदाता 92 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। पिछले चुनाव में 4 पर बीजेपी को जीत मिली थी, 1 सीट जेडीयू और 2 सीटों पर आरजेडी ने कब्जा किया था। इस बार बीजेपी 5 और उसकी गठबंधन सहयोगी आरएलएसपी और एलजेपी 1-1 सीट पर चुनाव लड़ रही है। वहीं महागठबंधन की तरफ से आरजेडी ने 5 जबकि कांग्रेस और जेडीयू ने 1-1 सीट पर उम्मीदवार उतारे हैं। हमारा मुद्दा है कि बिजली 24 घंटा में पूरे इस आरा नगर को जल जमाव से मुक्त करें। मुद्दा हमारा होगा विकास, मुद्दा होगा आपस का सौहार्द। महागठबंधन और एनडीए दोनों का एजेंडा गांव घर तक पहुंच गया है। अब देखना ये है कि जनता 28 अक्टूबर को किसके पक्ष में फैसला सुनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ फिलहाल लोकतंत्र में इतना ही। बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी खास पेशकश दिन भर आप राज्यसभा टीवी पर देख सकते हैं। अब अगली पेशकश आप देखिए शाम 7:30 बजे। नमस्कार।